यूपीएसआई की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों, नमस्कार। मैं मनोज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल RRR गुरुकुल विथ कैरियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष यूपीएसआई में सामान्य हिंदी के पूछे गए 40 प्रश्नों के संग्रह का 5वां सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए इन 40 प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दिया है कि वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ये पूछ रहा है कि वह महिला बहुत विद्वान है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। तो महिला स्त्रीलिंग है और ये जो विद्वान प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, पुरुष के लिए। तो इसमें कौन सी गलती किया है, लिंग संबंधित गलती किया है। और विद्वान का स्त्रीलिंग अगर पूछा जाए तो क्या होता है, विदुषी होता है। क्या होता है, विदुषी हो जाएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हमने जैसे कह दिया वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वीर का स्त्रीलिंग हो जाएगा वीरांगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीरांगना हो जाएगा। वीर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, वीरांगना। तो इसमें कौन सी गलती किया था, लिंग संबंधित गलती किया था। अगर मान लो मैंने पूछा कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, सॉरी, कवि का स्त्रीलिंग पूछे तो क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का हमारा उत्तर होगा कि इसमें लिंग संबंधित गलती किया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया है महान का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा। मतलब हमें महान का विलोम बताना है। तो महान का विलोम क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। महान का विलोम क्या हो जाएगा, तुच्छ। ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वीर का विलोम कायर हो जाएगा, धीर का विलोम अधीर हो जाएगा, सज्जन का विलोम दुर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है स्वस्थ से खाली जगह दिया है, समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय, फिर रिक्त स्थान दिया है तो हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो अगर हम यहाँ पहले ऑप्शन को रखते हैं स्वस्थ से कई समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय ढूंढते हैं, तो ये ढूंढते वाला वाक्य जो पहला दिया ये सही नहीं, सटीक यहाँ नहीं वाक्य की पूर्ति कर रहा है। अगला दिया है स्वस्थ से फिर खाली जगह दिया तो निकली समस्या है, तो स्वस्थ से निकली समस्या ये भी नहीं बैठेगा सही तरीके से। अगला देखते हैं स्वस्थ से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं, तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन दिया है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह क्या है। तो महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संग्रह वो कौन सा है, पहला दिया निहार, दूसरा दिया है पहला दिया नीरजा, दूसरा दिया निहार और तीसरा दिया है रश्मि और चौथा दिया दीपशिखा। तो अगर देखा जाए महादेवी वर्मा का जो पहला काव्य संग्रह है वो कौन सा है, निहार है। कौन सा है, निहार। और ये चारों की चारों महादेवी वर्मा की ही रचना है। इनकी एक प्रमुख रचना है यामा, जिसके लिए 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये पहली ऐसी महिला है जिनको हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन रिक्त स्थान दिया आयोजित किया गया था। तो जो पहला विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया था वो 1975 में नागपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था, 1975 नागपुर में किया गया था। अब तक 12 विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन हो चुके हैं और जो 12वां हुआ है 2023 में हुआ है और ये कहाँ हुआ, फिजी में हुआ। अब तक कितने विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन हो चुके हैं, तो 12 हो चुके हैं और जो 12वां हुआ है वो फिजी में हुआ है, 2023 में हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो हमसे यहाँ काल पूछ रहा है। पहला दिया संदिग्ध वर्तमान काल, तो इसमें संदिग्ध तो है ही नहीं। अगला दिया अपूर्ण वर्तमान काल, ये भी नहीं है। दिया संदिग्ध भूतकाल, तो ये भी नहीं है। और ये दिया मेरे जेब में 10 रुपए हैं, ये तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। वर्तमान की भी बात कर रहा हूं, कह रहा है मेरे जेब में 10 रुपए हैं, तो कौन सा काल होगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है कि अग्र का विलोम शब्द होगा, तो अग्र का विलोम क्या होता है, पश्य होता है। अग्र का विलोम क्या होता है, पश्य। और नीचे का विलोम हो जाएगा ऊपर
और पूर्व का विलोम हो जाएगा पश्चिम, और आगे का विलोम क्या हो जाएगा, पश्चिम, आगे का पीछे हो जाएगा। तो अग्र का विलोम हमसे पूछा था, तो अग्र का विलोम पश्चिम हो जाएगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया कि लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द बताएं। तो हमें लक्ष्मण का पर्यायवाची बताना है। तो ये जो दिया सुमित्रा पुत्र, तो इनके माता का नाम सुमित्रा था, तो इनको सुमित्रा पुत्र कह देंगे। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। जो लोकेश लिखा है, ये लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। नरेंद्र जो लिखा है, ये राजा का पर्यायवाची होता है। और लंकेश जो लिखा है, ये रावण का पर्यायवाची है, या दशानन भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का पहचान करिए। पहला वाक्य दिया, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। तो लक्षण सटीक वाक्य मतलब सही वाक्य शुद्ध नहीं होगा। दिया ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, यह भी सही वाक्य नहीं है। दिया ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, यह भी नहीं होगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, तो यही चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। इसी में सही वाक्य है। चारों वाक्य में से हमारा कौन सा वाक्य सही है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्न गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश पढ़ के हमें उत्तर को देना है। तो हम क्या करते हैं, गद्यांश अगर दिया रहता है तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते फिर गद्यांश पे आते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन गद्यांश वाला जो है कि गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो आचार शब्द है, ये गद्यांश से कोई इसका विशेष लेना देना, आचार का अर्थ पूछ रहा है, तो आचार का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया नैतिकता धर्म से संबंधित है। अभी हमें वाक्य में ढूंढना है नैतिकता और धर्म से संबंधित है, क्योंकि अभी जब गद्यांश पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। अगला दिया नैतिकता है, तो हमें अगला दिया है क्वेश्चन नैतिकता है, और इसके बाद दिया है इसमें ये गद्यांश का नहीं है। तो दो दिया है, पहला दिया है नैतिकता है और नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्यों। ये दो क्वेश्चन हमें बताना है उत्तर। फिर हम आते हैं गद्यांश पे। तो गद्यांश पढ़ेंगे। दिया है कि नैतिकता हमारे सामाजिक मापदंड उपस्थित कराती है, क्योंकि वह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिकता नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। नैतिकता का आचार शास्त्र से बहुत निकटता है। अभी देखो नैतिकता का एक पूछा था कि नैतिकता क्या है, तो यहाँ आचार शास्त्र दिया है, तो ये एक उत्तर यहाँ से हमारा मिलेगा। अगला दिया है नैतिकता से ही धर्म की अवधारणा भी संबंधित है। धर्म अक्सर नैतिकता सिद्धांतों का समर्थन करती है। तो यहाँ दिया है कि नैतिकता और धर्म का संबंध क्या है, तो नैतिकता धर्म जो दोनों है, धर्म अक्सर नैतिकता के सिद्धांतों का समर्थन करती है। ये दूसरा वाला उत्तर हमसे यहीं से मिल जाएगा। आवश्यक नहीं कि सभी प्रकार की नैतिकता व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो, कई नैतिकता धर्मनिरपेक्ष भी होते हैं। तो अब देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग गद्यांश पढ़ लिए। तो दिया नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि तो दिया दोनों की उपेक्षा से मनुष्य डरता है। तो यहाँ मनुष्य के डरने का कोई बात नहीं किया, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा दिया दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। तो अभी बताया ना कि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है, तो ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो दिया है, अगला क्वेश्चन दिया नैतिकता है। तो अभी देखो हमने यहाँ देखा था गद्यांश में लिखा था नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है। तो यहाँ देखते हैं कि नैतिकता पूछा है कि नैतिकता है धर्म परंपराएं और रूढ़िवादियों लिखना था इसमें, लेकिन गलत लिख दिया है। और कर्तव्य लिखा आचार शास्त्र। तो नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है, तो यह हमारा चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो दिया है मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ये जो मेरे लिखा है ये सर्वनाम है और इसी में गलती किया है। कौन सी गलती किया, सर्वनाम से संबंधित गलती किया है। अगर लिखा होता कि मुझे बाजार जाना है तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता, लेकिन लिखा मेरे को बाजार जाना है, इस नाते इसमें सर्वनाम से संबंधित गलती दिया हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची नहीं है।
तो जो सरोवर का पर्यायवाची नहीं वही हमें बताना है। 3 तो सरोवर का पर्यायवाची है। तो पहला दिया तड़ग, तड़ग सरोवर का पर्यायवाची है। दूसरा दिया सतदल, तो ये सतदल सरोवर का पर्यायवाची नहीं, ये तो कमल का पर्यायवाची है। अगर पूछे सतदल किसका पर्यायवाची है तो सतदल कमल का पर्यायवाची है, तो यही नहीं होगा। सर भी कमल का पर्याय, ये सरोवर का पर्यायवाची होता है, और सरोवर का पर्यायवाची जलाशय भी होता है। तो तड़ग, सर और जलाशय ये तीनों सरोवर का पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन सतदल सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। सतदल किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था उसका नाम था अबुल हसन। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लौकिक संस्कृत, मतलब लौकिक संस्कृत फिर रिक्त स्थान दिया है और खाली जगह दिया है। अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास हुआ है और हमें विकास क्रम बताना। तो जो भाषा का विकास क्रम होता है संस्कृत होता है, और संस्कृत के बाद क्या होता है? पाली होता है, और पाली के बाद हम बात करते हैं प्राकृत होता है, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश होता है, और अपभ्रंश को ही हम लोग अवहट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अवहट्ट कहते हैं। और अवहट्ट के बाद हिंदी होता है। तो हमें भाषा का विकास क्रम पूछा था, तो देखेंगे पाली और प्रकृत किस ऑप्शन में दिया, तो पहला ही ऑप्शन दिया पाली और प्रकृत, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो भाषा के विकास क्रम की बात किया था तो पहले संस्कृत होता है, फिर पाली होता है, फिर प्रकृत होता है, उसके बाद अपभ्रंश या अपभ्रंश को ही हम अवहट्ट कहते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है? हिंदी होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया घटा का बहुवचन होगा, तो हमें घटा शब्द का बहुवचन बताना है, तो घटा का बहुवचन घटाएं हो जाएगा, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है अलका सरावगी। अलका सरावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो अलका सरावगी को कली कथा बाया बाई पास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। यारों के यार और एक लड़की, ये कृष्णा सोबती की रचना है। किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की रचना दोनों है। कृष्णा सोबती की रचना है कौन? यारों के यार और एक लड़की। और कितना बड़ा झूठ जो है, ये कितना बड़ा झूठ जो रचना है ये उषा प्रियमवदा की रचना है। तो इसमें हमसे पूछा था कि अलका सरावगी को किसके लिए पुरस्कृत किया गया? तो कली कथा बाया बाई पास। और यारों के यार और एक लड़की कृष्णा सोबती की रचना है। और कितना बड़ा झूठ ये उषा प्रियमवदा की रचना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोय में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ये जो गांठ है एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, इस नाते यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। एक गांठ जैसे गन्ने का जो गांठ होता है वहां रस नहीं होता, उसकी बात कर रहा है। और एक गांठ वही गांठ का अर्थ जो आप धार्मिक कार्यों धार्मिक अनुष्ठान में देखते हैं कि मतलब गांठ बांधा जाता है पति पत्नी का, इस तरीके से वो गांठ शब्द जो होता, तो गांठ एक गांठ जो वैवाहिक संबंधों मतलब वैवाहिक संबंध जब बनाए जाते हैं तभी बांधा जाता, वो एक गांठ है, तो वो प्रेम के प्रतीक का होता है। और एक गांठ जैसे गन्ने का गांठ जहां होता वहां रस ना होने की बात कर रहा है। तो ये जो गांठ शब्द है इसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं एक ही शब्द के, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? वो श्लेष अलंकार हो जाएगा। हमने उपमा अलंकार में बताया था जब उपमे की उपमान से तुलना करते हैं तो उपमा अलंकार होता है। और यमक अलंकार बात करें तो जब एक शब्द के मतलब एक शब्द दो बार प्रयोग हो और दोनों बार अर्थ अलग अलग निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कह दिया काली घटा का घमंड घटा, तो ये हो जाएगा। अगला दिया अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कह देते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो ये साकेत भी मैथिली संकेत लिख दिया लेकिन वो साकेत है, अगर देखा जाए तो ये नहीं होगा। इनकी रचना कौन है? साकेत। तो साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, लेकिन प्रिय प्रवास जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगर पूछे
कि साकेत किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, रस कलश है और पद्य प्रसून, ये चारों की चारों रचनाएं जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और रंग में भंग की बात करता है तो ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, रंग में भंग हो गया, और फिर जयद्रथ वध हो गया, जय भारत हो गया, झंकार हो गया, यशोधरा हो गया। ये सब मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया लकीर का फकीर होना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो जो पुरानी परिपाटी पे चला आता है उसी को कहते हैं लकीर का फकीर होना। तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पुरानी परिपाटी पर चलने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। अगला दिया सबसे अलग होना, तो ये जो सबसे अलग होना होता है इसको कहते हैं अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। और बहाना बनाने वाले को हम कहेंगे अगर मगर करना, बहाना बनाने वाले को कह देंगे। अगला दिया बहुत घमंड होना, तो आसमान पर चढ़ना, तो बहुत घमंड होना हो जाएगा। तो इन चारों का मुहावरा हो जाएगा, पुरानी परिपाटी पे चलने वाले को लकीर का फकीर बोल देंगे, और अढ़ाई का चावल की खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अगर मगर करना तो बहाना बनाना, और बहुत घमंड होना तो आसमान पर चढ़ना हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार बताना है। अब हमसे भ्रांतिमान अलंकार पूछा है। अगर पूछे भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, जहां उपमेय का उपमान में भ्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार कह देंगे। क्या कह देंगे, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जैसे लिखा ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, तो यहाँ जो हंसनी है ओस बिंदु को चुग रही है, किसको समझकर, मोती को, तो यहाँ उसे भ्रम हो गया है, तो क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगला दिया हरिमुख मानो मधुर मयंक, तो ये मानो शब्द आया, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, जहां आता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हमने कह दिया सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। दिया है कि तारे आसमान के आए हैं मेहमान बन के, तो इसमें भी अगर देखा जाए कौन सा अलंकार होगा। और इसमें अगला दिया है कि शशि मयंक तो मुख सम, और सम दिया है तो उपमा अलंकार में होता है, सम होता है, समान होता है, ये शब्द दिया रहेगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका एक नहीं है, तो ये जो 4 पत्रिकाएं दी है इसमें से 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं और एक रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, और वो कौन सी नहीं है वही हमें बताना है पत्रिका। तो ये आनंद कदाम्बनी जो है यही भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ये बद्री नारायण चौधरी की रचना है। और ये हरिश्चंद्र मैगजीन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, और बाल बोधनी भी हरिश्चंद्र की पत्रिका है, और कवि वचन सुधा भी हरिश्चंद्र की पत्रिका है। तो हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी और कवि वचन सुधा, ये 3 की तीनों हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं हैं। लेकिन आनंद कदाम्बनी की बात करता है तो आनंद कदाम्बनी ये किसकी पत्रिका है, बद्री नारायण चौधरी। और एक पत्रिका है ही भारतेंदु युगीन पत्रिका है, जिसको हम लोग ब्राह्मण पत्रिका कहते हैं, और उस ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। और एक अगली पत्रिका है जिसको हम लोग कहते हैं बालकृष्ण भट्ट की है, हिंदी प्रदीप पत्रिका। अगर पूछे हिंदी प्रदीप पत्रिका किसकी है तो बालकृष्ण भट्ट की हो जाएगा। ब्राह्मण पत्रिका की बात करेगा तो प्रताप नारायण मिश्र की हो जाएगा। और अगर आनंद कदाम्बनी की बात करता है तो आनंद कदाम्बनी बद्री नारायण चौधरी की पत्रिका हो जाएगी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये 3 पत्रिकाएं तो है ही, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, कवि वचन सुधा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार को पहचान के बताना है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होता है। तो यहाँ जो दिया सारंग ले सारंग चली, तो यहाँ सारंग सारंग 2 शब्द दिया, दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। इस नाते इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। और यहाँ दिया है नवजीवन दो घनश्याम हमें, और यहाँ घनश्याम का अर्थ अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। और दिया अब जीवन में
अब जीवन में नहीं जीवन है, ये विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। और कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहाँ देखो कानन में का है और कठिन में का है, और जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कह देते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है कि क्रय का विपरीतार्थी शब्द पहचानो। तो क्रय का विलोम क्या होता है? विक्रय होता है। क्रय का विलोम क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। और यहां दिया खेद का विलोम अगर पूछे तो प्रसन्नता हो जाएगा। खरीद का विलोम बेच हो जाए, या खरीदना लिखना होता तो बेचना हो जाता। और फिर ये जो विक्रय दिया है इसको हम एक तरीके से क्रय भी कह सकते हैं। लेकिन अगर सटीक विलोम पूछे, क्रय का विलोम क्या होगा? विक्री हो जाएगा। क्रय का क्या हो जाएगा? विक्रय हो जाएगा। और खेद का क्या हो जाएगा? प्रसन्नता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो पहला दिया मालवी, दूसरा दिया खड़ी बोली, तीसरा दिया ब्रज और चौथा दिया अवधी। तो जो हिंदी का मानक रूप है वो खड़ी बोली से ही विकसित हुआ है। और खड़ी बोली को हम लोग क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? और कौरवी कहते हैं। और ये कौरवी जो अगर देखा जाए भौगोलिक आधार पर किस हिंदी में आता है? पश्चिमी हिंदी में आता है। किस में आएगा? पश्चिमी हिंदी में आएगा। और पश्चिमी हिंदी का यदि आपसे अपभ्रंश रूप पूछे तो पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश रूप क्या होता है? सौरसेनी हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश रूप क्या हो जाएगा? सौरसेनी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो खड़ी बोली से विकसित हुआ है। और खड़ी बोली को ही हम लोग कौरवी कहते हैं। और ये कौरवी जो है भौगोलिक आधार पर पश्चिमी हिंदी में बोला जाता है। और पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश रूप क्या होता है? सौरसेनी होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है वे तुम सम उन स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ सम शब्द आ रहा है, तो अगर तुलना किया जाता है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। रूपक में हमने बताया था अभेद आरोप होता है, भ्रांतिमान में उपमेय का उपमान में भ्रम होता है, और संदेह अलंकार में उपमेय का उपमान में संदेह होता है। जैसे भ्रांतिमान अलंकार का एग्जाम्पल बता दिया कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह दूसरा सुख कौन है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। संदेह अलंकार की यदि बात करता है, संदेह अलंकार में उपमेय का उपमान में संशय होता है। जैसे हमने कह दिया सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ संदेह अलंकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ सम शब्द दिया था तो ये तुलना किया था। तुलना किस में होता है? उपमा अलंकार में होगा। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है गरीब के घर गुणवान व्यक्ति। जैसे दिया है गरीब के घर गुणवान व्यक्ति का दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा बताना है। तो अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसके घर कोई गुणवान व्यक्ति होता है तो उसके लिए हम कहते हैं कौन सा? 4 ऑप्शन दिया। पहला दिया अंधेरे घर का उजाला, दूसरा दिया आंख का तारा, तीसरा दिया गुदड़ी का लाल, और चौथा दिया अंधे की लकड़ी। तो गरीब घर में गुणवान व्यक्ति के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मुहावरा गुदड़ी का लाल। अगर दिया अंधेरे घर का उजाला तो इसको इकलौता पुत्र भी कह सकते हैं या कुलदीप भी कह सकते हैं अंधेरे घर के उजाले के लिए। और आंख का तारा, तो अगर किसी को आंख का तारा बोलते हैं तो बहुत प्यारा होगा। और अंधे की लकड़ी तो एकमात्र सहारा होता। अंधे की लकड़ी बात करेगा तो क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा हो जाएगा। अगर हमने पूछा आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आप बोलोगे गुड़ के विपरीत नाम हो जाएगा। अगर हमने कह दिया आंख का अंधा और गांठ का पूरा, इसका अर्थ क्या होगा? मूर्ख है किंतु धनवान हो जाएगा। और अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना जिससे उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोली शब्द है। पहला दिया भाषा पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो अगर देखा जाए जो बोलियां है वो शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। बोली क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और अगर जितनी भी बोलियां होती हैं, जैसे राजस्थानी की बात किया तो इसमें होता है मारवाड़ी होता है, मेवाती होता है, मालवी होता है और जयपुरी होता है। और जयपुरी को हम लोग ढूढ़ाली कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूढ़ाली कहते हैं। तो ये जितनी भी बोलियां हैं राजस्थान में बोली जाती हैं वो सारी की सारी बोलियां क्या हो जाएंगी?
स्त्रीलिंग हो जाएंगी। तो बोलियां क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। और एक चीज आप याद रखिएगा, कोई भी बोली हो, जैसे हमने अवधी कह दिया, बघेली कह दिया, छत्तीसगढ़ी कह दिया, ब्रज बांगरू बुंदेली कह दिया, तो जितनी भी बोलियां होती हैं सारी बोलियां क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। कोई भी बोली पुल्लिंग नहीं होता। बोली के साथ साथ यदि हम भाषा की बात करें तो जितनी भी भाषाएं होती हैं सारी भाषाएं स्त्रीलिंग होती हैं। कोई भी भाषा पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे हमने कह दिया हिंदी कह दिया, अंग्रेजी कह दिया, चीनी कह दिया, जापानी कह दिया, तो ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे, कोई पुल्लिंग नहीं होंगे। तो भाषा हो गया, बोली हो गया। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने कह दिया चतुर्थी, पंचमी, नवमी, सप्तमी, अष्टमी, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। और लिपि जो होते हैं, लिपियों के नाम भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने कह दिया देवनागरी लिपि, जो हमारी हिंदी लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और अगर हमने हिंदी पूछा तो ये क्या है? एक भाषा है, ये भी क्या होगा? स्त्रीलिंग। लेकिन हिंदी की लिपि जो है देवनागरी, वो भी क्या होगी? स्त्रीलिंग। तो याद रखिएगा, भाषा, बोली, तिथि और लिपियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है कि आज का मौसम कुछ सुहाना सा है। ये दिया है कि सुहाना शब्द किसका परिचायक है? तो विशेष का है, विशेषण का, क्रिया विशेषण का, संज्ञा का है। तो ये जो सुहाना शब्द है वो विशेषण का परिचायक है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगुआ बनकर, खाली जगह दिया, दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। तो दिया है कि मंजिल दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, नहीं, ये तो गलत, मंजिल लिखा लेकिन वो मंजिल होगा। ठीक। अगला दिया रास्ता, अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला क्या होता है? पथ प्रदर्शक। तो यही दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया कवि किस शब्द का एक वचन है? तो ये जो कवि जो एक वचन है वो कवि वृंद, कवि वृंद जो है ये बहुवचन है। और यही कवि वृंद का ही एक वचन क्या है? कवि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया कि मोहन पिताजी से, यहां को लिख दिया, से लिखना चाहिए, मोहन पिताजी से पत्र लिखवा रहा है। तो यहां लिखवा रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया, तो आप समझो कि प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार का होता है। एक प्रथम प्रेरणार्थक होता है, एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक प्रथम अगर होगा तो उसमें आना प्रत्यय लगा होगा, और द्वितीय होगा तो इसमें क्या लगा होगा? वाना प्रत्यय लगा होगा। जैसे अगर हमने कह दिया कि हमें पानी पिलाना है, तो पी और उसमें लाना लगा है तो आना जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक। और कह दिया हमें पानी पिलवाना है, तो वाना जुड़ा है, तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। पिलाना और पिलवाना दोनों प्रेरणार्थक है, लेकिन जब आना जुड़ा है तो प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। नाम धातु क्रिया वो होती है जो संज्ञा अथवा विशेषण से बनती है। जैसे हमने कह दिया पानी गर्म है, तो गर्म क्या है? विशेषण है। लेकिन उसी गर्म से अगर हमें क्रिया बनाना, जैसे कह दिया हमें पानी गरमाना है, तो वो जो गरमाना शब्द आया है वो नाम धातु क्रिया हो जाएगा। जैसे बात भाववाचक संज्ञा है, तो बतियाना कौन सी क्रिया हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगा। जैसे ठंडा विशेषण है, लेकिन कह दिया हमें पानी ठंडवाना है, तो वो ठंडवाना भी कौन सी क्रिया हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया वो होती है जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, और सकर्मक क्रिया वो होती है जो कर्म की अपेक्षा रखती है। जैसे अगर हमने कह दिया मोहन सो रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया है। लेकिन मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, ये पिताजी को, ये सही था से नहीं, पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो ये पत्र जो है वो लिखना किसको लिख रहा है? पिता के लिए। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो मोहन पिता को पत्र लिख रहा है, कौन सी क्रिया होगी? वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दिया है कि पत्ती शब्द का बहुवचन रूप होगा, तो पत्ती का बहुवचन पत्तियां हो जाएगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये छोटा हो गया भाई, चलो ठीक है, छोटे पे करते हैं। अगला दिया विप्र का समानार्थी शब्द है। तो ये जो विप्र है ये समानार्थी किसका है? वो ब्राह्मण का समानार्थी शब्द हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया धावक तेज गति से दौड़ता है। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है?
तो ये जो पूछा है कि धावक तेज गति से दौड़ता है, वाक्य में ये जो तेज गति है वो कौन सा विशेषण है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है और जो दिन होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। दिन क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे अगर हमने कह दिया बड़ा दिन, आप बड़ी दिन नहीं कहते हो, छोटा दिन बोलते हो, छोटी दिन नहीं। लेकिन रात होता तो आप बड़ी रात या छोटी रात कहते, तो रात क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ईश्वर की माया कहीं, फिर रिक्त स्थान दिया, लोकोक्ति को पूर्ण करेगा, तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिए गए विकल्पों में से उचित शुद्ध वाक्य को पहचानो, तो दिया आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, तो ये हमारा पहला ही वाक्य सही हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं किया, तो पहला ही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति, ये किसकी रचना है, तो ना भूतो ना भविष्यति ये नरेंद्र कोहली की रचना है। किसकी है, नरेंद्र कोहली की। अगर बात करें नरेश मेहता की रचना, तो संशय की एक रात है। नरेश मेहता की एक रचना कौन है, संशय की रात है। और नरेंद्र कोहली की रचना ना भूतो ना भविष्यति हो जाएगा। और रामदरस मिश्र की आग की हंसी हो जाएगा। और कुंवर नारायण की आत्मजयी हो जाएगा। तो कुंवर नारायण की रचना कौन हो जाएगा, आत्मजयी। रामदरस मिश्र की आग की हंसी। नरेंद्र कोहली की रचना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ना भूतो ना भविष्यति। और नरेश मेहता की बात करेंगे तो संशय की एक रात। ठीक है, धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। उसको रोकिए।